हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को ये लेक्चर का दूसरा पार्ट है जिसमें आप सभी को मेरे द्वारा, मेरा नाम अनिल यादव, जिसके द्वारा आप सभी को बायोलॉजी और फिजिक्स कवर कराई जाएगी इस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सीबीएसई कैंपस, या मेरे चैनल पर जिसका नाम है अनिल यादव डॉट 8210, जिसमें आप सभी को शिखर बैच के नाम से आप सभी को प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें शिखर 2027, अगर आप 10th में हैं तो आप सभी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप 10th में हैं या आप कॉम्पिटेटिव भी देते होंगे, कोई बात नहीं, आप सभी को इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। तो आप सभी को इसके बारे में आज ये टॉपिक है लाइफ प्रोसेस का दूसरा पार्ट। लाइफ प्रोसेस का दूसरा पार्ट जिसका नाम है रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन मतलब श्वसन। श्वसन के बारे में आज हम कुछ कंटेंट समझेंगे। फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में अगला वो रेस्पिरेशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन, आप सभी को ट्रांसपोर्टेशन की वीडियो कवर कराई जाएगी, जिसमें आप पढ़कर, लिखकर और नोट डाउन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और आप फर्दर में आप सभी को एग्जाम में बहुत ही हेल्प होगा। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आप पढ़ रहे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। अगर आप बुक्स कवर कर रहे हो तो एनसीईआरटी और एसएन को आप कवर कर सकते हैं। अदरवाइज वे आप स्कूल वाला जो आपको पब्लिकेशन चल रहा है वो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट फॉलो करना है तो हमारा सीबीएसई कैंपस पर जिसको फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आप सभी को 10th की पूरी वीडियो आप सभी को अपलोड होती जा रही है, आप सभी देखते जाएँ। और कुछ दिन के बाद आप सभी को लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। तो आई होप जब तक ये रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है आप सभी देखते जाएं और आप सभी एंजॉय करते रहें। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो आइए इसी समझदारी के साथ आप सभी से रूबरू होते हैं। रिस्पिरेशन। अच्छा, एक बात बताइए, रिस्पिरेशन मतलब होता है श्वसन। क्या आप जानते हैं? कभी आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप देखते देखते आप कमेंट करिएगा कि श्वसन मीन्स होता क्या है। ठीक है, मैं उसे रिव्यू करता रहूँगा, चेक करता रहूँगा। क्या आपने, जब आप पढ़ रहे हो तो क्या आप रिव्यू दे रहे हो? ठीक है, रिस्पिरेशन मतलब होता क्या है? तो एक मतलब होता है श्वसन। आप सोचते हो कि सर सांस लिए और छोड़ दिए, ये रिस्पिरेशन? जी नहीं, वो रिस्पिरेशन नहीं होता है। रिस्पिरेशन मतलब होता है कि जो हम खाना खाए हैं उसको, ग्लूकोज को हमारे भोजन से हमारे सेल के अंदर टूट जाना, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू द सेल, उसको बोलते हैं रिस्पिरेशन। तो बोलोगे सर तो सांस लेना और छोड़ना कहाँ गया? तो उसको बोलते हैं ब्रीथिंग। उसको बोलते हैं ब्रीथिंग, सांस लेना। तो दो टर्म हो जाते हैं, एक ब्रीदिंग और एक रिस्पिरेशन। ब्रीदिंग जो हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन का, एयर का लेना, इनटेक, और CO2 का बाहर निकालना। वैसे ही रिस्पिरेशन के प्रोसेस में यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें खाना का टूटना, ग्लूकोज का टूटना हमारे सेल के अंदर, जिससे हमको एनर्जी प्रदान करना, तभी तो हम चल फिर पाते हैं, हमारी बॉडी काम कर रही है, हमारी हाथ वर्क कर रही है, हमारी जीभ वर्क कर रही है, हमारी ओठ का वर्क कर रही है, हमारी पैर हाथ मूव कर रहा है। हमारे पास जब तक एनर्जी नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम, आप और कोई भी हो, जो भी ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग है उन सबको एनर्जी मिलेगा तभी वो काम करेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले रिस्पिरेशन में पढ़ने के लिए, ये जब आपका ये फर्स्ट वीडियो ही है रिस्पिरेशन का, तो इसमें आप टॉपिक देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आप सभी को कवर करानी है। इंट्रो कंटेंट देख सकते हैं हम सभी को। इस पीपीटी में आप सभी को कौन कौन से कंटेंट मिलेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जो हम इंट्रोड्यूस कर ही रहे आप सभी से, और दूसरा रिस्पिरेशन इन प्लांट्स। सबसे पहले रिस्पिरेशन इन प्लांट्स देखेंगे, उसके बाद रिस्पिरेशन इन एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के बारे में, और रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर ग्राफ, वो आप सभी को डायग्राम और डायग्राम से बनाने को रिलेटेड आएगा, आप सभी को बनाना होगा और समझना होगा। आप इस पूरे प्लेलिस्ट से पढ़ लेते हैं, अगर ये पूरे वीडियो से पढ़ लेते हैं, आप सभी को होल समझ में आ जाएगा। जहां बताना होगा, जो इंपॉर्टेंट होगा, आप सभी को बता दिया जाए कि ये बोर्ड में आएंगे, ये पेपर में आया है, इससे कब आया है। और इसी के साथ साथ जब जैसे जैसे ही पढ़ाते जाएंगे, कुछ टॉपिक पढ़ाया जाएगा, आप सभी को उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराते जाएंगे, तो आप सभी आंसर देते रहिएगा। ठीक, आई होप आप रेडी हो चुके होंगे कॉपी नोट डाउन करने के लिए। तो आइए देखते हैं, जैसे हम सभी के लिए भी एक लंग्स की आवश्यकता पड़ती है जिसमें ऑक्सीजन का लेना इंटेक, वैसे ही ये प्लांट्स भी हरे भरे होते हैं, ये सभी ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हर चीज़ों का, एयर का लेना और इनहेल आउट करना, और इससे खाना बनाना। ठीक है, और ऑक्सीजन लिबरेट कर देना, जो कि ये बड़ी महत्वपूर्ण है इंट्रोडक्शन। अब आइए देखते हैं रिस्पिरेशन इन प्लांट। रिस्पिरेशन इन प्लांट में होता क्या है, जिसमें गैसों का आदान प्रदान, गैसियस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बाय रूट्स, रूट के द्वारा आदान प्रदान, स्टेम उनके तना के द्वारा, और लीव्स के द्वारा, थ्रू सिंपल
प्रोसेस जिसका नाम है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू क्या करते हैं, कोई भी पेड़ अपना क्या करता है, वो गैसों का आदान प्रदान करता है, एक्सचेंज करता है, जिसमें रूट, स्टेम और लिप्स, जो कि ये तीनों भागीदार होते हैं। वैसे बाई रूट्स, रूट के द्वारा कौन कौन से, जैसे क्या होते हैं, एपिलेमिना सेल एंड रूट हेयर्स रिमेन्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ एयर प्रेजेंट इन द सॉइल, जो कि एपिडर्मिनल सेल और रूट हेयर, जो कि जड़ें सॉइल के अंदर जो इनबिल्ट होती हैं, जो सॉइल के अंदर ही होती हैं, उनके द्वारा क्या निकलता है, रिमेन डायरेक्ट कांटेक्ट होती हैं और एयर उसी से ले लेते हैं। अगला ऑक्सीजन डिफ्यूजन विया रूट हेयर एपिडेबियल सेम सेल, ठीक है, ऑक्सीजन डिफ्यूज करता है जिसके रूट हेयर और एप्लिम्बा सेल के और रीचेज ऑल इंटरनल सेल, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज इन अपोजिट डायरेक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ वो डिफ्यूज करते हैं, उल्टे डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। बाई रूट से हो गया। अगला बाई स्टेम से देखते हैं। स्टेम से क्या कार्यरत होता है, तो गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस, गैसेज का आदान प्रदान इसके अंदर होता है। स्टेम के अंदर भी ग्रीन स्टेम जो होते हैं, स्मॉल पोर्स, इसको जो कि छोटी छोटी छिद्र होती हैं, उसको बोलते हैं क्या चीज, स्टोमाटा, उसके द्वारा होता है। और वुडी प्लांट में लेंटिसेल्स के द्वारा होता है। गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, तो ग्रीन स्टेम, जो छोटे छोटे हरे पौधे होते हैं, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो कि स्टोमाटा के थ्रू। वैसे ही वुडी प्लांट, जो कि लकड़ी बहुत ज्यादा मोटे लकड़ी होता है, वो लेंटिसेल्स विथ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, और उसके अंदर बहुत बड़ी इंटरसेलुलर स्पेसेस, सेल के अंदर बहुत लंबी लंबी स्पेसेस होती हैं। बाई लिप्स, लिप्स के थ्रू कैसे होता है, थ्रू स्टोमाटा, ये स्टोमाटा के थ्रू ड्यूरिंग नाइट, रात में, वेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, अगर रात में तो लाइट है नहीं तो खाना बनेगा नहीं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी नहीं, तो CO2 रिलीज आउट, CO2 क्या होता है, बाहर निकल जाता है। वैसे ही दिन के समय में CO2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग बाई फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है तो उस समय प्रोड्यूस हो जाती है कौन सी, CO2। यहाँ तक आप समझे होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस जब ये हम लोगों ने कंटेंट पढ़ा, इसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो हम लोगों ने अभी देखा। मैंने बोला था आप सभी को क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप सभी को ये क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप इसमें पढ़ के बताएंगे, देख के बताइए। द फिगर शो द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें बैलेंस बताना है इन द एयर थ्रू प्लांट्स एंड एनिमल, विच प्रोसेस रिप्रेजेंट एक्स एंड वाई, एक्स और वाई बताना है कि एक्स वाले में रिस्पिरेशन हो रहा है कि वाई वाला में ट्रांसपिरेशन, वैसे ही एक्स में ट्रांसपिरेशन हो रहा है कि वाई में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, या सी ऑप्शन है एक्स में रिस्पिरेशन हो रहा है कि वाई में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, या डी में फोटोसिंथेसिस हो रहा है कि रिस्पिरेशन हो रहा है। अब आप सभी के लिए कुछ सेकंड का आप सभी को समय दिया गया है, आप सभी बताएंगे। आप सभी का लाइट ही ऑफ हो गया है, स्टार्ट हो रहा है तब तक वीडियो रोका जा रहा है। भैया हम सभी कहाँ पर थे, आप सभी का जवाब आ गया होगा। इन द एयर, जब हवा में रहता है उसके बाद कहाँ जाता है, प्लांट को जाता है, तो सबसे पहला क्या होगा, रिस्पिरेशन होगा। बताइए, रिस्पिरेशन होगा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, रिस्पिरेशन होगा, रिस्पिरेशन जी नहीं, रिस्पिरेशन नहीं होगा। क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, रिस्पिरेशन होगा, नहीं होगा, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। तो हाँ, फोटोसिंथेसिस होगा। तो इस वजह से एक पहला ही, सबसे पहला ही क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही है, इस वजह से सबसे पहला ही ऑप्शन ये दिख रहा है, फोटोसिंथेसिस। अब इसमें कोई भी हम इसको ट्रिक भी कर दें, सही भी कर दें, तो भी ये क्या हो जाएंगी, कोई फायदा नहीं है। इस वजह से हम सभी का ऑप्शन कौन सा रहा, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। अब इसी के लगे हाथ, अगला क्वेश्चन एक और है, इसको बता दीजिए। इसमें बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू, सही है, कौन सा कंडीशन सही है, ऑफ द स्टेट ऑफ स्टोमाटा ऑफ ए ग्रीन लीफ सो इन द गिवन डायग्राम। इस डायग्राम के अंतर्गत स्टोमाटा जो हरा भरा दिख रहा है उसमें किस वजह से क्या दिख रहा है, ठीक है बताइए। तो ये गार्ड सेल हो गए अंदर में जो दिख रहे हैं आप सभी को। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, आप सोचिए, सोच के आंसर बताइए। पहला ऑप्शन समझाते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो इनटू द गार्ड सेल, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो इनटू द गार्ड सेल के अंदर रह रहा है। गैसियस एक्सचेंज इज ऑकरिंग इन लार्ज अमाउंट, गैसों का आदान प्रदान हो रहा है बहुत ज्यादा मात्रा में। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो आउट फ्रॉम द गार्ड सेल, और बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी बाहर गार्ड सेल से निकल रहा है, स्वेल हो रहा है। अगला, लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर कलेक्ट इन द गार्ड सेल। बताइए आप सभी के लिए कुछ सेकंड, कुछ क्षण आप सभी को दिए जा रहे हैं, आप आंसर बताइए क्या हो रहा है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो इनटू द गार्ड सेल, जी नहीं, इनटू द गार्ड सेल नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये आपका आंसर सही नहीं है।
अंदर नहीं आ रहा है। ऑकरिंग इन गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, जी नहीं, गैसों का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो आउट आउट ऑफ द गार्ड सेल, गार्ड सेल से बाहर जा रहा है, या हाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट सही लग रहा है। लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर, शुगर ऐसा कलेक्ट हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है, ये कब आया है बोर्ड टर्म, या 2014 में आया है, टर्म 1 में या 2014 में। ये क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो। राइट 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन, 3 पॉइंट्स, 3 पंक्तियां लिखने हैं जिसमें रिस्पिरेशन इन प्लांट्स और रिस्पिरेशन इन एनिमल दोनों के बीच में डिफरेंस बताते हुए आप सभी को 3-3 पॉइंट्स लिखने होंगे। तो आई होप आप सभी को जब वीडियो कंप्लीट होगा उसके बाद आप नोट करके रखेंगे और बताएंगे हमें। ठीक है, 3 पॉइंट्स आप सभी को। अगला है रेस्पिरेशन इन एनिमल। रेस्पिरेशन इन एनिमल में क्या देखेंगे? रेस्पिरेशन यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, आप सभी को बताया गया, जिसमें होता क्या है? ऑक्सीडेशन, ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू द सेल प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड देयर एलिमेंट CO2 इन वाटर। आप सभी को बताया गया है कि हमें एनर्जी कब मिलती है? जब खाना, ग्लूकोज जो हमारे अंदर आ गया है, खाए हैं। अच्छा एक बात बताओ, रेस्पिरेशन कब होगा? खाने से पहले, खाने के बाद? बताइए, रेस्पिरेशन कब होगा? खाने से पहले या खाने के बाद? तो खाना का टूटना, इसका मतलब खाने के बाद तो खाना अंदर जाएगा, तो खाना अंदर गया तो पेट तो सबसे पहले डाइजेशन, डाइजेशन के बाद ही रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जब होगा तो रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट, ग्लूकोज, ग्लूकोज का टूटना इनटू द सेल इज नोन एज, और किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। और ठीक है, एटीपी के फॉर्म में, जिसको इसी को बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, जिसको हमको एनर्जी मिलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? 38 एटीपी के फॉर्म में हमको एनर्जी मिलती है, जिससे हमारा सेल को एनर्जी मिलता है और सेल ही रीजनरेट होता है और एक्टिव होता है, जिससे हम वर्क कोई कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारे अंदर सेल हमारा एक्टिव हो गया तो हमारा बॉडी भी एक्टिव हो गया, एक्टिव हो गया तो हमारे पास एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया। तो हम क्या कर ले रहे हैं? जब बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी हो गया तो हम काम करने के लिए उत्सुक हो जाएंगे और वो एनर्जेटिक हो जाएंगे, तो एनर्जी मिल जाएगा। अगला देखेंगे, इसी के साथ साथ ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, इसके साथ ऑक्सीजन की 6 मात्रा सेलुलर रिस्पिरेशन कराते हैं। सेल के अंदर जो रिस्पिरेशन होती है, इससे क्या निकलती हैं? 6 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, 6 वाटर निकलेंगे और कुछ एटीपी ऑफ एनर्जी निकलेंगी, कुछ करेंसी, एनर्जी करेंसी निकलेंगी, जिस वजह से यही हम लोग को एनर्जी फॉर्म में एनर्जी मिलती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला, वाटर भी मिला और 38 एटीपी एनर्जी भी मिला। ठीक है, ये आप सभी को ये पूछे जाते हैं, ये इक्वेशन आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, डिफरेंट रिस्पिरेटरी ऑर्गन अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अलग अलग जैसे जो जो ऑर्गेनिज्म है उनके कौन कौन से रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, ये आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चन। क्यूटेनियस रिस्पिरेशन, क्यूटेनियस रिस्पिरेशन जो कि फ्रॉग स्किन से द्वारा रिस्पिरेशन करता है, वो सांस लेता अपने चमड़े के द्वारा। एक बात याद रखोगे, जब बरसात के दिन आ रहा है, अब तो बरसात के दिन आएगा, अभी तो गर्मी है, गर्मी के बाद बरसात का दिन है, तो अब गर्मी के दिन में मेढक गया कहाँ? बरसात के बाद मेढक गया तो पानी के अंदर, मिट्टी के अंदर छुप जाता है और बहुत वो गजब टाइप सा हो जाता है, सुखड़ा टाइप एकदम होता है, हड्डी उड्डी दिखेगा, और उसे उठाओगे अभी तो लगेगा कि उसके अंदर कोई जान ही नहीं है। और वही क्योंकि स्किन से ले लेता है, मिट्टी के अंदर भी दब के रह सकता है, मिट्टी के अंदर रहता है, और जब बरसात आता है तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, वो एक्सपेंड हो जाके बाहर निकल जाता है, टर टर करने लगता है। तो जब बरसात आएगी तो मेढक की उत्पत्ति हो जाएगी। कहाँ से? एक बैग इतना जन्म कहाँ से ले लेंगे? तो इस वजह से ये अपने स्किन से ही क्या कर लेते हैं? रिस्पिरेशन करते हैं। पल्मोनरी रिस्पिरेशन जो कि लंग्स, पल्मोनरी रिस्पिरेशन में जो कि लंग्स से लेते हैं, तो वैसे कौन कौन से हैं? जो ह्यूमन्स हैं, बर्ड्स हैं, कुछ एम्फीबियंस हैं। तो ये पल्मोनरी रिस्पिरेशन हो गए, जो कि पल्मोन के द्वारा, वेन के द्वारा, आर्टरी के द्वारा रिस्पिरेशन के थ्रू कारगर होंगे। कुछ ब्रांचियल रिस्पिरेशन होंगे जो ब्रांचेज के थ्रू होते हैं, जैसे गिल्स के थ्रू होता है। गिल्स के बारे में आप जानते हो, गिल्स किससे? फिश, मछली ही है जो कि गिल से क्या करती है। वैसे ट्रेकिया से, ट्रेकिया रिस्पिरेशन जिसको ट्रेकिया बोलते हैं, जो कि कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वो ट्रेकियल रिस्पिरेशन करते हैं। अगला नेक्स्ट, सरफेस, सेल सरफेस रिस्पिरेशन जो कि अपने सेल सरफेस से करते हैं, सेल के सरफेस से, जिसमें एमेबा और पैरामोसियम। ठीक है, एमेबा, अमीबा और पैरामोसियम। जो अब सब पूछा जाए, आप सभी को इसमें से पूछा जाएगा, आप सभी को बताना होगा, और इसमें से कोई भी पूछा जाए। पल्मोनरी रिस्पिरेशन, इसमें पल्मोन का भी आवश्यकता पड़ेगा, जिसमें नर्व्स वगैरह होंगी। तो एक बात बताओ, नर्व्स अगर पूछा जाएगा तो क्या नर्व्स में आप स्किन बताओगे? ऐसा कुछ तो है नहीं। उसमें आप ट्रेकिया बताओगे,
तो है नहीं। गिल्स बताओगे नहीं तो नर्व्स में क्या होंगे, लंग्स ही होंगी। आप सभी को, हम अपने पे तो याद करो, एक्सपेरिमेंट से याद रख सकते हो, ठीक है। वैसे ही सेल सरफेस होगा तो एमीबा और पैरामीशियम, पैरामीशियम और ट्रैकियल रिस्पिरेशन में ट्रैकिया, जो कि इंसेक्ट से होते हैं, इंसेक्ट्स लेते हैं। आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन आस्क किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। अब आती है एमीबा। एमीबा के बारे में समझते हैं। एमीबा होते क्या है? सिंगल सेल रिमेन्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ वाटर। ये एक सिंगल सेल के बने होते हैं। एक ऐसा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कॉन्टेक्ट होते हैं इससे, वाटर से। ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, जिसको डीओ बोलते हैं, डिफ्यूजेज इनटू द सेल, diffuses into the cell and oxidation of food take place in the CO2 released by out of the diffusion again। diffusion के प्रोसेस से ये क्या करते हैं, O2 को लेना और O2 को छोड़ना, जिस वजह से। अब अगला आता है अर्थवर्म, जिसको केचुआ बोल सकते हैं। बाई थीन एंड मॉइस्ट स्किन, अपनी पतली पतली चमड़े से, जो कि रेंगते हुए चलते रहते हैं, जो रेंगते हुए चलते जाते हैं, अपने मॉइस्ट स्किन से ही क्या करते हैं, वो थीन और पतली। O2 इज सप्लाइड बाय ब्लड सप्लाई, उनको O2 मिलती है किससे, ब्लड के सप्लाई थ्रू। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं इन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल, अपने ऑक्सीजन को हर बॉडी में, हर जगह, हर पार्ट्स में, सेल के हर पार्ट्स में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी सेल एंड डिफ्यूजन इनटू द ब्लड एंड एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द स्किन। और ये बॉडी को CO2 O2 को एक्सपेल कर लेते हैं, सब जगह बिखर लेते हैं अपने बॉडी में, और उसके बाद डिफ्यूजन के प्रोसेस द्वारा उसकी अपने चमड़ों से बाहर कर लेते हैं। एक्सपेल मतलब बाहर करना, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे केचुआ के बारे में, अमीबा के बारे में। वैसे मछली क्या करती हैं, तो मछली के बारे में समझेंगे। गिल्स प्रेजेंट इन बोथ साइड ऑफ द हेड, दोनों हेड के बगल में ही गिल्स होती हैं, छोटी छोटी, आगे की तरफ पंखी निकली होती हैं, वो गिल्स होती हैं। इज टेक वाटर थ्रू द माउथ, जो कि अपने मुख से पानी लेती हैं। उसके साथ साथ क्या होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन भी होता है, और वो ऑक्सीजन होते हैं, वाटर भी होता है, कुछ इंप्योरिटीज भी होती है, इंप्योरिटीज को बाहर कर लेती हैं और को छन के माउथ एंड पास इट टू द गिल्स वेयर ऑक्सीजन इज एक्सट्रैक्टेड, ऑक्सीजन को वो कंज्यूम कर लेती हैं, ले लेती हैं, निकाल लेती हैं। एक्सट्रैक्टेड बाय गिल्स एंड वाटर इज रिमूव फ्रॉम आउट ऑफ द गिल्स स्लिट, और वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को ले ली। अगर हमारे पास नाक है, लंग्स है, जो कि पानी सांस लेते हैं, अगर हम डूब के मरते क्यों हैं, हम डूब के मरते क्यों हैं, क्योंकि हम सांस लेते हैं, तो हमारे पास ऐसा डिजोल्व ऑक्सीजन के लिए गिल्स नहीं है। ऑक्सीजन जो पानी के अंदर भी ऑक्सीजन है, जिसको डिजोल्व ऑक्सीजन बोलते हैं, वो ऑक्सीजन लेने के लिए हमारे पास क्षमता नहीं है, वैसा कोई ऑर्गन नहीं है। मछली के पास स्पेशल ऑर्गन है, अगर हमारे पास भी वो ऑर्गन लगा लिया जाए तो हम भी पानी में रह सकते हैं, एक्वेटिक बन सकते हैं। हमें क्या करना होगा, हम जब पानी लेते हैं, नाक से सांस लेंगे तो पानी भी जाएगा, पानी जाएगा, मुख से भी पानी जाएगा, नाक से भी पानी जाएगा, तो उसमें लंग्स में, हमारे फेफड़ों में पानी भर जाएगा, जो कि वो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि उसका वो स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है। आप समझिएगा, स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है। जैसे आप पैर से चल रहे हो तो कितने इजीली आप चल रहे हो, कभी हाथ से चल के देखना तो हाथ पर ही चल पाओगे, नहीं चल पाओगे। इसका मतलब आप एक तरह से हैबिट भी नहीं है, वो काम करने की क्षमता नहीं है, तो आपके लंग्स से आप कैसे कर सकते हो कि वो लंग्स का ये भी काम कर लेगा, डिजोल्व ऑक्सीजन का काम कर लेगा, ठीक है। तो वो क्या करती है, मछली के पास ऐसा है, क्योंकि एक्वेटिक, वो बाय गॉड गिफ्टेड होता है, जो कि मछली क्या करती है, पानी को अपने पास, पानी में सांस ली, जिसमें डिजोल्व ऑक्सीजन वाटर वगैरह आ गया, तो वाटर क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगी, और किससे, गिल स्लिट से, और ऑक्सीजन को अपने पास रख लेंगी। अब एब्जॉर्ब ऑक्सीजन होगा इज सप्लाई टू द बॉडी, अब जो ऑक्सीजन अपने पास रख ली है उसको क्या कर देंगी, अब पूरे बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे। क्या कर देंगी, पूरे बॉडी में ट्रांसफर थ्रू ब्लड एंड CO2 रिलीज इन ब्लड एंड एक्सपेल्ड आउट थ्रू गिल्स, ठीक है। बॉडी में पूरा ट्रांसफर कर लेंगे, और उसके बाद से वो क्या कर लेंगे, उनको एक्सपेल्ड कर लेंगे, बाहर आउट कर लेंगे CO2 को। ऐसे ही ग्रास ऊपर में हरा वाला देखते होंगे, ग्रास ऊपर, इसको क्या बोलते हैं, अरे वो देंगे ऊपर से उड़ता रहता है, क्या नाम है उसको, इसका देखेंगे, स्मॉल ओपनिंग ऑल ओवर द बॉडी, इसके ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं हर जगह, इज नोन एज स्पाइरेकल्स, इसके अंदर स्पाइरेकल्स होते हैं, और छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं पूरे बॉडी पे, उसको स्पेरिकल्स बोलते हैं। विच आर कनेक्टेड टू द ट्रैकियल सिस्टम, जो कि ट्रैकियल सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं, स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी पार्ट्स। क्या होता है, पूरे बॉडी पार्ट में एक स्प्रेड होता है। रेट ऑफ ब्रीडिंग इन एक्वेटिक एनिमल इज मच फार्दर देन द टेस्ट। अच्छा, ये आप सभी के नोट डाउन के लिए है, नोट डाउन, आप नोट डाउन कर सकते हो कि रेट ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने का, इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन टेरेस्ट्रियल, बिकॉज वाटर हैज लो कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन देन एयर। समझिएगा कितना अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है कि ब्रीथिंग करने का एक्वेटिक, रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक एनिमल, जो कि एक पानी जीव जलीय जंतु है,
उसमें बहुत अच्छा फास्टर होता है जो कि टेरेस्ट्रियल, जो कि जमीन पर रहते हैं। टेरेस्ट्रियल बिकॉज वाटर हैज लो कंटेंट इन द ऑक्सीजन इन द एयर, जो कि इसमें उसके ऊपर जो सरफेस पे होते हैं उसमें वो पानी की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती हैं, जो कि पानी के अंदर भी वो ज़्यादा अच्छे से प्यूरिफाई करके ऑक्सीजन ले लेते हैं। उनकी बॉडी काम करती है ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन के रिस्पेक्ट में, और करती रहती हैं और एनर्जी उनको मिलता रहता है। वैसे ही देखेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में टाइप्स होते हैं, एक एरोबिक रिस्पिरेशन, दूसरा एनारोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन में होता है कि आप एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आप काम करेंगे, और एनारोबिक रिस्पिरेशन में लैक ऑफ ऑक्सीजन के काम करेंगे। जैसे आप दौड़ते हो, कभी सुबह शाम, सुबह दौड़ते हो देखोगे, चाहे धावक को देखोगे जो दौड़ रहा है, जो दौड़ रहा है धावक को देखते हो तो उसके नीचे वाले पैर में ऐंठन महसूस होती है। नीचे वाले पैर में क्या होती है? ऐंठन महसूस, क्योंकि वो ज्यादा तेज दौड़ देगा तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। वही एनारोबिक रिस्पिरेशन का काम करेगा, जो कि एनारोबिक है। एनारोबिक के रिस्पिरेशन में काम करेगा, जो कि एनारोबिक रिस्पिरेशन बनता है, क्योंकि ऑक्सीजन उसके सेल में बहुत कम मिला, उसको नहीं मिला, इस वजह से एनारोबिक रिस्पिरेशन की वजह से लैक्टिक एसिड का जमा होता है, और लैक्टिक एसिड के जमाव की वजह से वो ऐंठन और पेन होता है, जो कि एक धावक को कुछ दिन के बाद, 1-2 दिन दौड़ देने के बाद उसको पैर जकड़न हो जाता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि उनको एक फुलफिल मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिला है। इस वजह से लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है, जो कि हमारी बॉडी से स्टोर हो जाती है। इस वजह से एनारोबिक रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन का आइए एरोबिक एनारोबिक को हम बारी बारी से देखते हैं, तब एनारोबिक और डिस्कस करेंगे। एरोबिक रिस्पिरेशन होता है जो कि अब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का, जैसे ये क्या खुल गया, जैसे हम सब देख सकते हैं कि ये रिस्पिरेशन इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन कभी भी होगा जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन का प्रेजेंटिंग होगा। अगला, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, पूरी तरह टूट जाना, ग्लूकोज का टूटना, C6H12O6 का टूटना इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कि आप सभी को फॉर्मूला दिया गया था, C6H12O6 वो टूट रहा था 6CO2 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड जनरेट हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, और क्या है 38 ATP फॉर्म के एनर्जी में वो जनरेट कर रहा था। एनर्जी कितना मिल रहा था? ATP। आप सभी को पिछले स्लाइड में आप देखें। अगला, टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, और ये कहाँ पे कारगर होता है, कहाँ पे ये होता है? तो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में, दोनों जगह टेक प्लेस करता है जहाँ ये किए जाते हैं। एक जगह माइटोकॉन्ड्रिया में और दूसरा साइटोप्लाज्म में ये एरोबिक रिस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। ऐसे ही जैसे ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज का पाइरुवेट में चेंज होना ग्लाइकोलाइसिस बोला जा सकता है, और यही पाइरुवेट का प्रेजेंस ऑफ O2 में टूटना, जो कि C6 यहाँ दिखा हुआ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और 38 ATP फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, इसमें इसी को क्रेब्स साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में ही टूटना और रिस्पिरेटरी होना। ठीक है, अगला एनारोबिक रिस्पिरेशन उसको बोलते हैं जिसमें अभी बता रहे थे कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन की मात्रा कम होनी चाहिए, ऑक्सीजन बहुत कम होना चाहिए, ऑक्सीजन क्या होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए। ग्लूकोज ब्रेकडाउन इन पाइरुवेट एसिड इन साइटोप्लाज्म, लेकिन इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है किसमें? पाइरुवेट एसिड इन साइटोप्लाज्म में, केवल इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों में हो रहा था, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों में हो रहा था, लेकिन इनके इसमें कहाँ होगा? तो केवल पाइरुवेट साइटोप्लाज्म में होगा। अगला, पाइरुविक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू 2 वे, 2 भागों में टूटेंगे, एक मसल्स में, एक ईस्ट में, इसीलिए मसल क्रैम्प होते हैं। मसल क्रैम्प होने का मतलब है कि होना कि अब्सेंटी होना किसका? ऑक्सीजन का। वैसे ही खमीर में ईस्ट, आप ब्रेड देखते हो बनाने के लिए, ब्रेड जो खाते हो, चीज पनीर वगैरह जो ब्रेड देखते हो, वो ईस्ट बनता है, जो कि ईस्ट के प्रेजेंस में ही, जिसमें अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन को बनाए जाते हैं। ठीक है, आप सब ब्रेड जो सुबह में खाए होगे, रोटी, ब्रेड, पाव रोटी, वो सब चीजें आप सभी के लिए। ठीक है, आइए यहां से देखते हैं अब मसल सेल में। मसल सेल में क्या होता है? मस्कुलर सेल में, जिसमें मसल सेल में क्या होता है? एनारोबिक रिस्पिरेशन में अभी बताए थे आप सभी को कि अगर ज्यादा मात्रा में अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो लैक्टिक एसिड का जमाव होगा, और लैक्टिक एसिड का जमाव होगा तो वो क्रैम्प आएंगी मसल्स में। ठीक है, वैसे ही ईस्ट के फॉर्मेशन में भी इस प्रोसेस को, जिससे हम ब्रेड बनाते हैं, पाव रोटी जो आप देख सकते हो, ब्रेड जो खाते हो, वो सब बनाने के लिए फर्मेंटेशन की प्रोसेस की जाती है, उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। वैसे ही आइए देखते हैं
इन मसल सेल ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, बहुत लंबा, बहुत भारी भरकम आप एक्सरसाइज कर लेते हो, बहुत ज्यादा, मतलब भारी भरकम मतलब जो आप नहीं डेली लाइफ में कर रहे हो, रोजमर्रा नहीं कर रहे हो, एक दिन आके खूब जोश में आके खूब जिम वम कर लिए, पूरे दौड़ दिए बहुत तेज 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, हम हाफ ही आ जाएगा कुत्तो जैसे हा 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 जीभ निकाल के हाफोगे। जब वैसे ही पैर को भी ज्यादा, क्योंकि इनको सेल को चाहिए एनर्जी, उनको एनर्जी मिला नहीं और ऑक्सीजन उनको मिला नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो एनर्जी में तोड़ेंगे ही नहीं, एनर्जी में तोड़ेंगे नहीं तो एनर्जी सेल को मिलेगा ही नहीं, और सेल को मिलेगा नहीं तो वो क्या हो जाएगा, वो ऐसे ही उसको मिलेगा नहीं तो वो क्या हो जाएगा, काम नहीं करेगा और उसको जमा हो जाएगा, लैक्टिक एसिड का जमा होना, जिसमें वेन ऑक्सीजन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, हमको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, दौड़ते हैं तो हम सभी को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, और ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए लेकिन ऑक्सीजन हम सभी को फुलफिल मिल नहीं पा रहा है, एक सफिशियंट हमको मिल नहीं पा रहा, इस प्रेजेंट में हम सभी को मसल क्रैम्प आती है, मसल स्टार्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का जमा हो जाना, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इसमें दो ही एटीपी ऑफ फॉर्म एनर्जी निकलेंगी, कितना निकलेंगी, दो ही एनर्जी, इनको कितना चाहिए, दो ही, कितना निकल रहा है, दो एनर्जी, दो एटीपी और 36 एटीपी एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो दोनों मिलके कितने हो जाए 38 एटीपी। लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट इन मसल सेल एंड लीड्स टू क्रैम्प, और यही लैक्टिक एसिड जम जाएंगे, जमने के बाद मसल्स में उसको हम क्या बोलेंगे कि हमको क्रैम्प हो गया है। वैसे ही ग्लूकोज को पाइरूवेट में तोड़ने उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जो कि एक मॉलिक्यूल टूटता है और कहां पे टूटता है, इन साइटोप्लाज्म, याद रखेंगे एरोबिक रिस्पिरेशन में, एरोबिक रिस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों में होंगे, लेकिन एनारोबिक रिस्पिरेशन में, एनारोबिक रिस्पिरेशन में कहां पे होंगे, केवल साइटोप्लाज्म में होंगे, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे पाइरूवेट के दो मॉलिक्यूल टूटेंगे जो कि ऑक्सीजन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, और ये कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में ही, सेल के अंदर ही हो रहे हैं, जो कि लैक्टिक एसिड और एनर्जी निकलेंगे, लैक्टिक एसिड और एनर्जी के फॉर्मेशन होगा, लैक्टिक एसिड के दो मॉलिक्यूल और एनर्जी के दो एटीपी, ठीक है। आप सभी को याद आया, समझ में आया कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और एक और दो मॉलिक्यूल पाइरूवेट का, दोनों मॉलिक्यूल टूटे, तो यहाँ पे टूट के क्या बने, दो ग्लूकोज की, दो लैक्टिक एसिड की और दो एनर्जी एटीपी निकले, फाउंड। वैसे ही ईस्ट सेल खमीर सेल में होगा, जिस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। पाइरूवेट ब्रेक डाउन इनटू इथेनॉल, पाइरूवेट टूटता है, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल, टूटता है इथेनॉल में टूटेगा और कुछ एनर्जी में टूटेगा, कितने, इथेनॉल और कुछ एनर्जी में टूटेगा। देखेंगे किसमें ग्लूकोज है, इन साइटोप्लाज्म ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कराते हैं तो पाइरूवेट में टूटेगा, जो कि दो मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन नहीं होगा, ईस्ट खमीर, जिसमें ये इथेनॉल के प्रोसेस C2H5OH, जो कि इथेनॉल का फॉर्मूला होता है, इथेनॉल को C2H5OH, और वही उसके साथ साथ दो ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल निकलेंगे और दो एनर्जी एटीपी निकलेंगे। इस वजह से ये किसकी है, ये किसकी है, एनारोबिक रिस्पिरेशन की हम लोग सब क्रिया पढ़ रहे हैं, प्रोसेस पढ़ रहे हैं। वैसे ही आप सभी को ये याद रखना पड़ेगा, ये आप सभी को याद रखना पड़ेगा, लेकिन ये बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी में, ये एनसीईआरटी का हूबहू लाइन आप सभी को उठा कर दिया गया है, जिसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, साइटोप्लाज्म में टूटते हैं तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस के साथ साथ एनर्जी में टूटेंगे। वैसे ही अगर ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ दो एटीपी ऑफ एनर्जी निकलेंगे। वैसे ही लैक ऑफ ऑक्सीजन में, जो कि हमारे मसल सेल में होंगे, जो कि हमारे मसल सेल में, जिसमें लैक्टिक एसिड के साथ साथ एनर्जी निकलेगा, जिसमें भी कितना एनर्जी निकलेगा, 2 एटीपी के फॉर्म में, 2 एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एटीपी के फॉर्म में। वैसे ही अगर प्रेजेंट ही होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंट ही होगा, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे, तो इनके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा, और ये 36 एटीपी ऑफ एनर्जी में रिलीज होगा, ठीक है। आई होप आप सभी समझे होंगे इस चीजों, ये डायग्राम आप सभी को बेहतरीन है, क्योंकि एनसीईआरटी आप सभी समझते हो एनसीईआरटी का वर्ड कितना अच्छा होता है, और ये दिया गया है एक लाइन ग्राफ में, आप सभी को एक बार में समझने के लिए आप सभी आई होप समझ पाए होंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस ये डायग्राम हो सकता है कि आपको पूछा जाए, अब डायग्राम पूछोगे सर इसमें पूछने वाली कौन सी बात, डायग्राम कौन सी बनानी है, तो नहीं, ये बनाने की प्रक्रिया आ सकती है कि इसमें कैसे कैसे किसमें टूटेंगे, आप सभी को याद रखना, अगर याद भी रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, बना सकते हो, एक बार ऑब्सेंस का बना लेना, एक बार प्रेजेंट का बना लेना, हो जाएगा, ठीक है। वैसे समझने के लिए आप सभी को लिए बेहतरीन एग्जाम्पल है, डायग्राम है। वैसे ही सेलुलर रिस्पिरेशन में, जिसको प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पाइरूवेट एसिड, ग्लूकोज किसमें, जाके साइट कहाँ पे होता है, तो ये साइटोप्लाज्म होगा,
कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे होगा? ये एरोबिक रिस्पिरेशन, एनारोबिक रिस्पिरेशन दोनों में होगा ग्लूकोज का टूटना। तो अंततः हम लोग देख ही रहे थे कि ग्लूकोज का टूटना किसमें? एरोबिक और एनारोबिक दोनों में होता है। प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, उनसे प्रोडक्ट रिलीज क्या क्या होंगे? तो 2 एटीपी फॉर्म ऑफ एनर्जी, 2 पायरुवेट एसिड और 2 NADPH, ठीक है, NADH। वैसे ही क्रेब्स साइकिल का फॉर्मेशन होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो एनर्जी, इसको अलग नाम से भी जानते हैं TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये और या साइट्रिक साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल। और ये कहाँ होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रिस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होगा, प्रोडक्ट क्या निकले? 2 NADH और FADH, फ्लेविन एड्रिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। वैसे ही थर्ड आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑक्सीडेशन फोटो फाइरिलेशन, ठीक है, जिसमें साइट कहाँ पे होगा? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाले मेम्ब्रेन के में, झिल्ली में, अंदर वाले झिल्ली में होगा। वहां पे ये इनका ये प्रक्रिया होंगी। एटीपी इज प्रोड्यूस फ्रॉम एडीपी बाय द एटीपी एमाइलेज। समझेंगे? एडीपी प्लस एक और फॉस्फेट का मॉलिक्यूल, ठीक है, एडीपी मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, याद रखेंगे, डाई है और एक और फॉस्फेट जुड़ जाता है। अगर एक और फॉस्फेट जुड़ जाता है तो वही बनता है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। 3 एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, 2 एटीपी फॉस्फेट है और एक फॉस्फेट और जुड़ गया तो क्या बोलते हैं? ट्राइफॉस्फेट, याद रखेंगे। वैसे ही डिपेंड ऑन ऑक्सीजन, आप सभी ये याद रख सकते हैं, ये आप सभी के लिए बट बेहतरीन है। वैसे ही आइए इसी के लगे हाथ, जब बता रहे थे कि जो जो टॉपिक कंप्लीट होगा उसके अनुसार क्वेश्चन होगा, तो आइए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन इन ईस्ट इज ग्लूकोज, पायरुवेट। आप बताइए, आप सभी को कुछ सेकेंड, आप सभी को समय दिया जा रहा है। आप सभी कमेंट में भी कर सकते हैं। आप सभी को ये वीडियो मिलेगा तो आप सभी इसमें जब पढ़ेंगे, आप बनाएंगे तो इस पर आप कमेंट में क्या कर सकते हैं? आंसर क्या कर देगा? रिलीज कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, उसमें बता दीजिए कि कौन सा आंसर आप सभी ने पढ़ कर दिया है, ठीक है, बिना चीटिंग के। आई होप आप सभी का बन गया होगा आंसर, ठीक है, आप सभी का बन गया होगा। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन ईस्ट, खमीर में बताना है तो याद रखेंगे ईस्ट में कैसी होती है? एनारोबिक रिस्पिरेशन, एनारोबिक रिस्पिरेशन, एनारोबिक रिस्पिरेशन, एनारोबिक रिस्पिरेशन में ध्यान देंगे। सबसे पहले जानते हो अब क्या करो? काटना कहां से शुरू करो? एनारोबिक रिस्पिरेशन में होता क्या है? तो केवल साइटोप्लाज्म में होता है। कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म। एक बात बताओ ना, जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है वहां पे काट दो ना। माइटोकॉन्ड्रिया होगा कभी नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा कभी नहीं होगा। कितना आसान है, कितना आसान है। माइटोकॉन्ड्रिया होगा नहीं होगा, ईस्ट सेल में कभी भी नहीं होगा, क्योंकि एनारोबिक रिस्पिरेशन में, एनारोबिक रिस्पिरेशन कभी भी कहां पे होती है? साइटोप्लाज्म होती है। साइटोप्लाज्म तो सीधी बात है, अगर इधर से माइटोकॉन्ड्रिया आया कहां से? आया कहां से? उसके बाद तो आप माइटोकॉन्ड्रिया को काट दीजिए। याद रखेंगे तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही इलिमिनेट हो गया। 2 ऑप्शन को इलिमिनेट करेंगे। यहाँ ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म पायरुवेट टूटेगा तो पायरुवेट, फिर साइटोप्लाज्म टूटेगा तो लैक्टिक एसिड। अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ ग्लूकोज के साथ साइटोप्लाज्म में टूटेगा तो पायरुवेट, और फिर साइटोप्लाज्म टूटेगा तो इथेनॉल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो और बेहतरीन अच्छा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि याद रखेंगे ये लैक्टिक एसिड मसल्स के लिए बताया गया है। किसके लिए बताया गया है? मसल सेल के लिए बताया गया। तो मसल सेल से तो हमसे पूछा नहीं गया है, यहाँ ईस्ट सेल पूछा जाएगा। तो ईस्ट सेल में C2H5OH के 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो ये जब बनेंगे उसके साथ साथ 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे। तो ये बनेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हमारा आंसर सही हो गया। कौन सा हमारा आंसर सही हो जाएगा? सीधी बात, 2 ऑप्शन एलिमिनेट किए, 2 ऑप्शन ईस्ट और वजह से आप एलिमिनेट कर दिए, आंसर आ गया आप सभी को। कितना इजी आंसर था। अगर आप बताए होंगे कमेंट में आप पिन करिएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसी के साथ साथ अभी और क्वेश्चन है। द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी ऑकर्स इन। अब बताइए, इसमें ज्यादा समय नहीं देंगे आप सभी को, थोड़ा भी ज्यादा समय नहीं देंगे आप सभी को। बताइए, द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा, एनर्जी देगा। तो क्या साइटोप्लाज्म में केवल होगा लेकिन नहीं होगा? क्लोरोप्लास्ट, ऐसा क्लोरोप्लास्ट कहाँ पढ़ लिए? न्यूक्लियस कहाँ पढ़े? तो 2 ऑप्शन तो ऐसा ही आप सभी एलिमिनेट कर लिए। तीसरा ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, लेकिन इसमें क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलेगा, जिसमें कहाँ पे निकलेगा? केवल माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में नहीं होगा। अगला नेक्स्ट देखते हैं आप सभी की नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, लैक ऑफ ऑक्सीजन
ऑक्सीजन का कमी होना इन मसल सेल रिजल्ट्स इन द क्रैम्प आ जाती है, मसल्स में क्रैम्प आती है, इज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ, किसकी वजह से, ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना। ऐसा कहाँ हम लोगों ने पढ़ा है, पायरुवेट का ग्लूकोज में टूटना, ये कहां से रिवर्स हो गया, पायरुवेट का इथेनॉल बनना, नहीं नहीं ये तो ईस्ट सेल में हो रहा है, तो पायरुवेट का लैक्टिक एसिड होना, हाँ लैक्टिक एसिड का जमा होना, इसी में बोलते हैं हम सभी को क्या, लैक्टिक एसिड का जमा होना, उसी में बोलते हैं मसल क्रैम्प हो गई है, और हम सभी को अब दौड़ने की इच्छा नहीं करती है, क्योंकि वो मसल क्रैम्प हमें पेन देती है, दर्द देती है। ठीक है, अगला नेक्स्ट अब देख देंगे, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बनाते जाइए, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, आप सभी को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बना लिए होंगे, नहीं बनाओगे देखिए, पढ़ते जब तक पढ़ते हैं बनाते जाएंगे। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल ऑफ्टन लीड्स टू द क्रैम्प इन अमंग द क्रिकेटर्स। क्रिकेटर्स, हाँ सही बात है, क्रिकेटर्स ही क्या सभी के बीच में होगा, क्रिकेटर्स के बारे में ज्यादा होगा, वो फिजिकल एक्सरसाइजेज ज्यादा करते हैं। तो ध्यान देंगे, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू इथेनॉल, अरे ऐसा कहाँ, इथेनॉल की बातें कहाँ हो रही है, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू ग्लूकोज, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, ऐसा कुछ नहीं, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक, हाँ जहां मसल क्रैम्प की बात आएंगी वहां पे लैक्टिक एसिड का जमाव ही होना, क्या बोलते हैं हम सभी कि मसल्स क्रैम्प हो गई हैं। ठीक है, अगला अगला फिर एक क्वेश्चन है, एनारोबिक रिस्पिरेशन टेक प्लेस इन, एनारोबिक रिस्पिरेशन कहां पे होगा, तो एक बात बताइए, एरोबिक रिस्पिरेशन कहां कहां हो रहा था, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, और ये कहां कहां हो रहा है, मसल्स में हो रहा है क्या, हाँ सही बात है, एनारोबिक रिस्पिरेशन मसल्स में हो रहा है, कि मसल्स क्रैम्प जो कि लैक्टिक एसिड के जमाव के हो रहा है और ईस्ट फर्मेंटेशन की वजह से हो रहा है, तब माइटोकॉन्ड्रिया में होगा क्या, नहीं ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन डी भी देखते जाएंगे, ये दोनों आंसर तो सही होना, कोई ना कोई एक आंसर टिक करना होगा, तो आप सभी को ए और बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को इंटरेस्ट आ रहा होगा, पढ़ रहे होगे, बना रहे होगे। ठीक है, इसलिए क्योंकि आप अभी थ्योरी पढ़े हो, थ्योरी पढ़े हो तो क्वेश्चन बन पा रहा होगा, आप सभी को इंटरेस्ट आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं। अगला, अरे वाह क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एट, हम देखते हैं इस क्वेश्चन में मालूम चलेगा आप कितने ध्यान से पीपीटी को पढ़े हो, वीडियो में देखे हो, कितने बातों को हमारे बातों को सुने हो। इसमें पूछा जा रहा है कि जो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो एनारोबिक रिस्पिरेशन में कितना हो रहा है, क्या 38 एटीपी, क्या 2 एटीपी, कि 36 एटीपी, कि 1 और 2 दोनों एटीपी, आप बताइए जल्दी से, आप आंसर बताइए, आंसर बताइए जल्दी जल्दी बताइए, बताइए जल्दी बताइए, बताइए कितना होगा। तो एक बात बताइए सर, एनारोबिक रिस्पिरेशन पूछे हैं तो 2 ही एटीपी तो हम कब से आप रिपीट कर रहे हो, 36 एटीपी कितने होगा एरोबिक रिस्पिरेशन में, दोनों मिलके 38 एटीपी का निर्माण होता है हमारे बॉडी में, हमारे सेल में। अगला रेस्पिरेशन, और वाह क्वेश्चन पे क्वेश्चन, रेस्पिरेशन थ्रू स्पाइरेकल्स, अभी हम लोगों ने शुरू के पीपीटी में पढ़ा था स्पाइरेकल्स, जो कि स्पाइरेकल्स किसके अंदर होता है, किसके पास होता है, मछली के पास तो गिल्स होता है सर, अर्थवर्म के पास अपना स्किन होता है, चमड़ा होता है, स्मॉल ओपनिंग, इंसेक्ट के पास ही, फ्रॉग के पास भी अपना नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, इंसेक्ट्स हो जाएंगे, याद रखेंगे, ये भी अपने चमड़े से लेता है ना, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, इस वजह से इंसेक्ट्स आपका सही स्वर होगा, कीड़े मकोड़े। ऐसे में एक क्वेश्चन और है जो कि दिल्ली 2019 में पूछा गया है, राइट टू डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज, दो तरीके बताना है, दो वेज बताने हैं जिसमें ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज होता है टू प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी लेने के लिए, किसमें, ह्यूमन बॉडी में, राइट टू प्रोडक्ट, कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे इन ईच केस, दोनों केस में, आप सभी इलेबोरेट करके पीछे वाले पीपीटी से आप सभी बता सकते हैं। अगला, अब ये आप बताइए, ये भी आप सभी ऑब्जर्व द डायग्राम, इस डायग्राम को ऑब्जर्व करिए, एन एक्टिविटी गिवन बिलो, व्हाट डज इट हेल्प टू कंक्लूड, ये कहना क्या चाह रहा है, व्हेन द पर्सन एक्सेल इनटू द टेस्ट ट्यूब, वो लाइम वाटर क्या कर रहा है, एक्सेल कर रहा है इसमें, तो बताइए कि इसमें क्या हो रहा है, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोर देन इन इनहेल एयर, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज्यादा है जो कि इनहेल एयर से, या फर्मेंटेशन ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की फर्मेंटेशन की प्रक्रिया हो रही है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोर देन एक्सेल है, CO2 का ज्यादा होना परसेंटेज किससे, एक्सेल्ड एयर से, छोड़ा गया हवा से, फर्मेंटेशन ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ CO2। आप सभी ये डायग्राम देखिए, डायग्राम से आप बताइए आंसर कि क्या होगा, बता दिए आप सभी, मैं चॉकलेट खा रहा, खाइएगा आप सभी, बताइए ऑब्जर्व डायग्राम क्या ऑब्जर्व किए हैं, लाइम वाटर है, नींबू पानी पी रहा,
जिसमें अंदर कुछ डॉटेड है व्हाइट रंग का, जो कि CO2 का मॉलिक्यूल है। कह रहा है, देखिए 21-22 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ CO2 इज मोर देन इनहेल एयर। CO2 का मात्रा ज़्यादा है जो कि इनहेल, जो एयर जो इनहेल कर रहे हैं उसके अंदर, तो नहीं, ज़्यादा CO2 की मात्रा इनहेल एयर में नहीं। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया और ये जी नहीं, फर्मेंटेशन का प्रक्रिया तो यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है, लाइन वाटर से फर्मेंटेशन की प्रक्रिया नहीं हो रही है। आप सभी का सी आंसर होगा, प्रेजेंट ऑफ CO2 इज मोर इन द एक्सेल एयर। ठीक है, जो एयर को एक्सेल कर रहे हैं उसके अंदर CO2 का मात्रा ज्यादा है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को अगला देखेंगे, बताएंगे। when air is blown from mouth into the test tube, माउथ से टेस्ट ट्यूब में एयर को जब वो निकल रहा है, containing lime water, the lime water turn milky due to the, वो दूधिया रंग का हो जा रहा है, क्यों? ऑक्सीजन की वजह से? जी नहीं। नाइट्रोजन की वजह से? जी नहीं। वाटर वेपर की वजह से? नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही क्या हो जा रहा है? दूधिया रंग उसका हो जा रहा है। अगला नेक्स्ट, वाह, ये रिस्पिरेटरी एनिमल के अंदर ये बताना है कि कौन कौन से वेरियस पार्ट्स होंगे, जो कि कौन कौन से लाइन वाइज होंगे। अब आप सभी शुरू से पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो आप सभी इसको लाइन वाइज कर सकते हो कि सबसे पहला कौन सा होगा, नेशनल पैसेज होगा, फेरिंग्स होगा, लैरिंक्स होगा, विंड, ब्रोंकाई, एल्वेली, कौन कौन सा होगा। ठीक है, तो आप सभी इसमें बता सकते हैं। आपके लिए कुछ सेकेंड, तुच्छ समय का आप सभी के लिए मिलता है मोहलत, आप सभी करके बताएंगे जल्दी से, तो बताए होंगे आप सभी। देखिएगा, क्वेश्चन है द वेरियस पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर गिवन बिलो। नेशनल पैसेज, नाक का छिद्र, फेरिंग्स, इसके अंदर फेरिंग्स अंदर में, विंड पाइप, ब्रोंकस, ब्रोंकाइल्स, एल्वेली। ये तो सही दिया हुआ है। क्या है? 1 2 3 4 5 6 नहीं, 6 नंबर से दिया हुआ है। कह रहा है, क्या रहा है क्वेश्चन, अब समझिए। आइडेंटिफाई द राइट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग एक्सेलेशन। एक्सेल करना, आउट करना, एक्सेल मतलब आउट करना, तो आउट करने के लिए ऐसे नहीं, ऐसे जाना होगा, ऐसे जाना होगा। ये सही नहीं है, ऐसे सही है। तो आप सबसे पहले एलोविलियाई में आएगा, तो एलोविलियाई में, ब्रोंकल्स में, उसके अंदर ब्रोंकस में, विंड पाइप, फेरिंग्स और लैरिंक्स। इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। 6 5 2, 6 5 के बाद 2 ये नहीं होगा, एलिवेशन 6 4 2 ऐसा नहीं होगा, और ये नहीं होगा। ठीक है, आप सभी को तो ये सीक्वेंस दिया हुआ, इस वजह से आप सभी को डायरेक्ट आंसर मिल गया। नेक्स्ट, अगला है ड्यूरिंग गैसियस एक्सचेंज इन एलुविलियाई व्हाट हैपन इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में क्या होता है? NSEJS 2016-17 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप सही बताएंगे कि देयर इज नो नेट नाइट्रोजन ऑक्सीजन एज नाइट्रोजन इज फिल्टर्ड आउट फ्रॉम द एल्वेलाई, द नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एल्वेलस फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड, नाइट्रोजन इज filtered out by alveoli and the nitrogen molecule is so large, so capillary, there is no net nitrogen oxygen at the blood is saturated in the nitrogen। आप बताएंगे आंसर इसका क्या होगा, बताइए। देयर इज नो नेट इन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नहीं, तो सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप सभी को लग रहा होगा, तो सबसे बड़ा का आंसर मार दो, टिक कर दो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो बड़ा का आंसर होगा तो बड़ा। द नाइट्रोजन इज फिल्टर्ड आउट, सही बात है। नाइट्रोजन क्या होता है? फिल्टर आउट होता है बाय द एल्वेलस, जो अभी पीछे में देखें, एल्वेलाई फिल्टर करता है। एज द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज टू लार्ज टू क्रॉस द गैप इन द कैपिलरी, और वो कैपिलरी के अंदर गैप में फैल जाता है, और ये सैचुरेटेड होता है नाइट्रोजन से, ये नहीं, और कैरिड आउट बाय एल्वेoli होने होगा। नाइट्रोजन एब्जॉर्ब बाय एल्वेलस टू फॉर्म एमिनो एसिड नहीं बनाएगा। आई होप आप सभी को आंसर आया होगा, नहीं तो अगला ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन भी लंबा है, बड़ा है, देखते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस विद सिंगल ऑर्गेनेल सेल, जो एक सेल, एक कोशिकीय जीव होते हैं, उन सभी के लिए 21-22 में पूछा गया है, या CBSE टर्म 1 में पूछा गया है आप सभी के लिए। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज आर नॉट ब्रोक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज होती हैं वो नहीं टूटती हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। सिंपल डिफ्यूजन इज सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, केवल डिफ्यूजन की वजह से, सिंपल डिफ्यूजन की वजह से सफिशिएंट रिक्वायरमेंट होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज होने के लिए। स्पेशलाइज्ड टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन द ऑर्गन, एक स्पेशल टिश्यू होते हैं जो कि परफॉर्म कराते हैं एक स्पेशल फंक्शन
इंटायर सरफेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन कॉन्टेक्ट विद द इन्वायरमेंट फॉर टेकिंग ऑफ देयर फूड। आप बताएंगे इसका आंसर, बताइए जल्दी। एक और तीन, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस नहीं नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं, एक नंबर ऑप्शन गलत है। एक नंबर जहां जहां काट दीजिए। 2 नंबर सिंपल डिफ्यूजन टेक प्लेस इन, सही बात है, ठीक है। तीसरा स्पेशलाइज टिश्यू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन, स्पेशल ऑर्गन होने चाहिए, तो ये 2 नंबर 3 नंबर भी गलत है, 3 नंबर गलत है, तो 3 नंबर जहां जहां है वो गलत है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 और 4 आपके आंसर सही हो गए, एंटायर सरफेस और सिंपल डिफ्यूजन। नेक्स्ट आप सभी आगे क्वेश्चन को देखेंगे, आगे वाले क्वेश्चन को। हाँ, ये क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इसमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं, कौन कौन से। तो पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट। दूसरा, पहला पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट, सही लग रहा है, सही लग रहा है, सही है पहला। फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन एरोबिक रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन नहीं, एनारोबिक रिस्पिरेशन। इसका मतलब 2 नंबर जितने जिसमें जिसमें है काट दीजिए ना, 2 नंबर कट गया, आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब एलिमिनेट हो जाने से आपका काम आसान हो। फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, सही है सही। फर्मेंटेशन कब होगा, जब ईस्ट सेल में होता है, ईस्ट सेल में लैक ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, जिस और वो कहाँ होता है, केवल साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ पे होता है, केवल साइटोप्लाज्म में। लेकिन ऑक्सीजन में कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका मतलब फर्मेंटेशन या प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन। यस, 4 नंबर 2 और 4 सही है। इसका नंबर, इसका मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, 1 और 4, 1 और सही है, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये कहां पे होगा, साइटोप्लाज्म में ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर था, देखिए अगला। रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ऑफ 2 डिफरेंट एनिमल, अ फिश एंड ए ह्यूमन बीइंग एज शोन, ऑब्जर्व ए एंड बी, सेलेक्ट द वन कैरेक्टरिस्टिक एंड होल्ड टू द बोथ ऑफ देम। ये गिल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक बताना है, एल्वेओलाई का एक कैरेक्टरिस्टिक बताना है। आई होप आप बता पाएंगे, तो आप बता के लिख दीजिएगा, नोट डाउन। उसमें ऑप्शन दिया हुआ, बोथ आर प्लेस इंटरनली इन द बॉडी। अच्छा, इस पॉइंट से बताया गया ए और बी में, ठीक है। ए और बी में कौन कौन से सही होंगे, और एक इससे रिलेटेड नहीं, तो ए और बी में देखेंगे कौन कौन से होगा। तो गिल्स और एल्वेओलाई, आप इसको समझ लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन ऑप्शन पढ़िए, बोथ आर प्लेस्ड इंटरनली इन द बॉडी ऑफ एनिमल, बोथ हैव थिन एंड मॉइस्ट सरफेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज, बोथ आर poorly supplied with blood vessels and conserve energy, in both the blood returned into the heart after the being oxygenated। आप सभी इसका आंसर बताएंगे, बताएंगे आंसर बताएंगे आप सभी। बोथ आर प्लेस्ड इंटरनली इन द बॉडी ऑफ एनिमल, ये कुछ ज्यादा उचित सही नहीं लग रहा है। बोथ ऑफ हैव ए थिन एंड मॉइस्ट सरफेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बोथ आर पुअरली सप्लाइड, नहीं नहीं, विथ ब्लड वेसल्स एंड कंजर्व, कौन सा, इन बोथ द ब्लड रिटर्न टू द हार्ट आफ्टर द बीइंग ऑक्सीजनेटेड। जो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो वो रिटर्न होता है किसमें, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रिस्पिरेशन। आप सभी के लिए ये क्वेश्चन आया था क्या अभी, एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन, इसका मतलब एरोबिक रिस्पिरेशन में प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा प्रेजेंट होना, मात्रा प्रेजेंट होना, प्रेजेंट होना, ठीक है, प्रेजेंट होना। ग्लूकोज, अच्छा, तो जहां जहां केवल, अब यहाँ काट नहीं पाओगे, एनारोबिक रिस्पिरेशन में आप काट पा रहे थे, काट पा रहे थे ना, क्या कि जहां माइटोकॉन्ड्रिया काट दो, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें काटोगे नहीं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एरोबिक रिस्पिरेशन में ऑप्शन ढूंढो, काटने का ऑप्शन ढूंढो। CO2H2 एनर्जी निकल रहा है, CO2H2 एनर्जी, CO2, अच्छा काटने वाला दिया भी नहीं है, तो आप उचित दिमाग लगाएंगे कौन सा सही बताएंगे। ग्लूकोज, माइटोकॉन्ड्रिया, पायरुवेट, साइटोप्लाज्म, CO2H2 और एनर्जी के फॉर्म में, ऐसा उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, नहीं। ग्लूकोज, पायरुवेट, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में, ये माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ होगा ही नहीं, साइटोप्लाज्म हो सकता है। ग्लूकोज, पायरुवेट, माइटोकॉन्ड्रिया, CO2H2 एनर्जी, जी नहीं। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर, पायरुवेट के अंदर टूटेगा, पायरुवेट के साथ साथ एनर्जी, और वही एनर्जी के साथ साथ टूटेगा माइटोकॉन्ड्रिया और CO2 और H2 में, ठीक है। तो ये हम सभी का सी ऑप्शन ही करेक्ट है, ये साइटोप्लाज्म होगा नहीं। अगला, ठीक, नेक्स्ट अगला, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, आप सभी बना लेंगे।
राइट टू डिफरेंट वेज इन ग्लूकोज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी, राइट टू प्रोडक्ट फॉर्म, कौन कौन से 2 प्रोडक्ट बनेंगे ये आप सभी के लिए रिटर्न। अब आते हैं रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। अब आप सभी को रिस्पिरेटरी 2 टॉपिक खत्म हो गया, कौन कौन सा, रिस्पिरेशन इन प्लांट्स और रिस्पिरेशन इन एनिमल। अब पढ़ेंगे रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग के बारे में हम लोग स्पेशल पढ़ने जाएंगे। इसके लिए स्पेशल हमारी ऑर्गन होती हैं और वही ऑर्गन स्पेशलाइज्ड काम करती हैं, ठीक है, जिसमें हम सभी रिस्पायर करते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, जिसमें एनर्जी के फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है, हमें ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू द सेल, ठीक है। आइए इसको हम देखते हैं, रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग।